नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 14 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जान के न्यूज़ डिस्कशन में। देखते हैं पहला आर्टिकल हमारा कहाँ पे है। पहला आर्टिकल आपको फर्स्ट पेज पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट पेज में पॉलिटिक्स वाला इशू है, ये यूक्रेन वाला इशू है, इसको हमें नहीं देखना है। सेकंड पेज के अंदर एक जो लाल चंदन वाला है, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंटेस्ट में क्यों है? कंटेस्ट में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया है जो लाल चंदन की तस्करी को लेके गया है। ठीक है, लाल चंदन की तस्करी, आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, उसमें भी लाल चंदन के तस्करी होता है। जैसे उसमें एक डायलॉग है ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये वाला चीज़ है। तो वही तस्करी की जो मामला है, वो मामला हाई कोर्ट में गया है। तो लाल चंदन, अब हम देखते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए आप नोट्स पे चलते हैं। देखिए, रेड सैल्ड्स बोलते हैं इसको, जिसको हम लाल चंदन कहते हैं। ये जो है, ये भारतीय स्थलीय वृक्ष की एक प्रजाति है। ठीक है, भारतीय स्थलीय वृक्ष की एक प्रजाति है। ये किस परिवार के अंदर आता है? पाटोकर्स सैटलियंस, पाटोकर्स सैटलियंस के अंदर आता है। ठीक है, सैटलियंस के अंदर आता है। यह जो खासकर जो फैला हुआ है, वो पूर्वी घाट में ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ है। कहाँ पे? पूर्वी घाट। भारत के जो पूर्वी घाट है उस पे फैला हुआ है। चलिए हम देखते हैं पूर्वी घाट कौन सा, किसको पूर्वी घाट बोला जाता है, किसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। देखिए, ये जो भाग है ना, ये इसको बोलता है पूर्वी। पूर्वी, ये जो हो गया, ये हो गया पश्चिमी। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब देखिए, यूपी आपके एग्जाम के लिए मैप पर जो है उसमें क्या क्या आप चीज़ें देखना है। पहला चीज़ है, पहला क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्यों से समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, तटीय सीमा किस किस राज्यों में है, कौन कौन सा राज्य तटीय सीमा से लगती है। तो पहला नंबर पे गुजरात, दूसरा नंबर पे हमारा कर्नाटक महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र के बाद ये छोटा सा चुंदू सा देखोगे तो ये है गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आ जाता है? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो टोटल आप 9 राज्यों देखेंगे। ठीक है, 9 राज्य जो है जिसका सीमा किससे लगता है? समुद्र से लगता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर कि पश्चिमी घाट के अंदर कितने 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 राज्यों की सीमा लगती है। तो पश्चिमी घाट का हम देखते हैं तो ये देखेंगे कि एक आपको लगेगा कि उससे लगता है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। तो आपको लगेगा कि केरल से ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। यदि आप ये सोच के आंसर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु का सीमा दोनों से ही लगता है, पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से। तो दोनों ही घाट से किसकी? तमिलनाडु की सीमा लगता है। तो इसलिए जो तमिलनाडु है ये दोनों में ही काउंट किया जाता है। तो इसमें पश्चिमी घाट में कितना लगता है? 6, और यहाँ पे 4 लगेगा। 4 कैसे? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ें आपको सीक्वेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये टोटल हमने देखा। चलिए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। ये जो खासकर जो फैला हुआ है, ये कहाँ पे वन फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के रीजन में फैला हुआ है। यह जो आमतौर पे जो होता है, लो लाल मिट्टी या गर्म या शुष्क जो हमारे जो जलवायु होता है उस पे होता है। आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की तरफ आप जब जाओगे तो वहाँ पे लाल मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, साथ ही चट्टानी और पड़ती जो भूमि होती है उस पे भी इसको उगाया जाता है। किसको? लाल चंदन को। ठीक है, इनको किस किस से खतरा है? लाल चंदन को किस किस से खतरा है, ऐसा इनका क्या है? तो इसके ना तस्करी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं अभी बताऊंगा कि कीमती क्यों होती है। कीमती आप देखोगे कि इससे ना औषधि बनाया जाता है। औषधि दवा के रूप में बनाता है, फर्नीचर के रूप में इसको बनाया जाता है। उसके बाद संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब कि वाद्य यंत्र जो होते हैं बजाने वाले संगीत में, तो ये भी खासकर चंदन के लकड़ी का ही बनाया जाता है। ठीक है, इसका डिमांड सबसे ज़्यादा एशिया में जो है वो विशेषकर चाइना और जापान में बहुत ही ज़्यादा है इसका डिमांड। ठीक है, तो ये एक्चुअली दवा औषधि होता है, उसका रॉ मटेरियल के रूप में काम होता है, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा क्या है, विस्तार है। ओके, इसमें आप देखोगे तस्करी बहुत ज़्यादा होता है, वन नग्न हो रही है, मवेशी चढ़ने के कारण होती है, मानव जनित खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, अवैध कटता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसका इशू है। अब हम इसकी स्थिति देखते हैं। इसकी आईसीयूएन लिस्ट जो है, आईसीयूएन रेड लिस्ट जो है, उसमें ये लुप्त प्राय प्राणी है। कौन सी प्राणी है? लुप्त प्राय। ठीक है, सैट के किस परिच्छेद में आती है? ये सैट के परिच्छेद 2 में आती है। उसके बाद है वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची किस में आता है? अनुसूची 2 में आता है। वन्य जीव के अनुसूची 2 के अंतर्गत ये आता है। तो हमने लाल चंदन के बारे में देखा। चलिए अब हम न्यूज आर्टिकल की ओर चलते हैं।
तो इस पेज के अंदर आपको नहीं दिखेगा, इस पेज के अंदर है। इस पेज के अंदर है कि $5 ट्रिलियन की पहुँच के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को सहकारिता की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक जो योगदान होना चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? सहकारिता का। ये कौन बता रहे थे? ये अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी आर्टिकल की ओर और आर्टिकल में देखते हैं कि इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सहकारिता वर्ड का मतलब क्या होता है, ये पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से इसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। सबसे पहले चीज़ समझिए कि अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या होता है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उनका कहना है कि सहकारिता का मतलब होता है कि व्यक्तियों का एक स्वायत्त समूह, स्वायत्त मतलब कि स्वतंत्र हो, मतलब कि वो किसी अंदर में हो लेकिन अपने फैसला लेने के लिए वो खुले हो। ठीक है, जो एक संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व मतलब बहुत सारे लोग मिल के, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अधिकार होती है, सब अपना अपना बॉस होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण उद्यम, ठीक है, के माध्यम से अपनी समान आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता या आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं, उसको सहकारिता करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट ने क्या किया, सभी स्टूडेंट अपने अपनी आपकी आकांक्षा है। ठीक है, मान लीजिए आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो आपने सभी स्टूडेंट ने मिल के एक यूनियन बना लिया, एक सहकारिता बना लिया, जो सभी अपनी आर्थिक सभी स्थिति के लिए काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक संगठन बनाया, ये 5 जन मिल के 6 जन मिल के, ओके, आपने एक संगठन बना लिया। ये संगठन क्या करेगा, यहाँ पे ना रूम मालिक का ना बहुत ज़्यादा पंगा होती है। ठीक है, रूम मालिक से और स्टूडेंट के बीच में। तो इसके लिए आप सभी एक जगह, यदि किसी के साथ होता है तो आप सभी मिल के काम करेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, कुछ रोजगार के लिए, स्किल डेवलप के लिए, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना खर्चा भी निकाल ले फीस के लिए। तो ये सारे समस्या, सारे चीज़ें यहाँ से किया जा सकता है। तो हम एक ही मकसद के लिए, अपने आर्थिक के लिए, और इसमें सभी क्या है, अपने अपने अधिकार के लिए यहाँ पे करते हैं। कोई यहाँ पे एक मालिक नहीं है इसका। ठीक है, सब एक समूह के रूप में, ना ही ये कोई सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत काम करती है, सभी करते हैं। जैसे मान लो इन्होंने क्या किया, 100 रुपया करके जमा करो महीने का, इकट्ठा करेंगे, और किसी स्टूडेंट का फीस पूरा नहीं हो रहा है या उनका रूम रेंट आने में लेट हो रही है घर से, तो आप उनको दे दिए, बाद में आपने आपको ये दे दिया। तो ये एक सहकारिता का मतलब कि एक ही मकसद के लिए सभी जन मिल के काम किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ। सहकारिता जो है, सहकारिता समिति, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो उपभोक्ता सहकारिता समिति हो सकता है, उत्पादक सहकारिता समिति हो सकता है जो उत्पादक करेगा। उसके बाद है ऋण सहकारिता समिति हो सकता है, मतलब ऋण लेने वाला। ठीक है, आवास सहकारिता समिति हो सकता है। उसके बाद है विपणन, मतलब मार्केटिंग सहकारिता। तो अलग अलग लेवल पे ये सहकारिता समिति हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यूएनए ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा 2012 में सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ओके, जब भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में जो ये सहकारिता का आंदोलन है, ये नींव भारत में ही डाला गया था। ओके, तो भारत में इसको एक्चुअली हम आर्थिक विकास के लिए भी मॉडल डालते हैं। ठीक है, जो अमित शाह अभी स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पुराने के लिए, जाने के लिए सहकारिता सबसे ज़्यादा जरूरी है। राइट, उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं अब, जो सहकारिता से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा संविधान में 97 संविधान संशोधन 2011 में भाग 9A में नगर पालिका जो है, उसके नया भाग जो है वो क्या जोड़ा था, ये 9A मतलब 9B में जोड़ा गया है। ठीक है, 9B में इसको जोड़ा गया है। ओके, ये किसके अंतर्गत? 97 संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान की जो भाग 3 है, ठीक है, संविधान का भाग जो 3 है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उसके अनुच्छेद 19 क्लोज ए भाग C, उसमें भी यूनियन और एसोसिएशन के बाद एक वर्ड जोड़ा गया है जो है सहकारिता। ठीक है, इस शब्द को जोड़ा गया है जिससे कि क्या हो कि सभी नागरिकों को सहकारिता का क्या हो सके, अधिकार मिल सके। राइट, का अधिकार मिल सके। उसके बाद देख सकते हैं आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसके बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में दिया हुआ है। सहकारिता समिति का प्रचार,
इसमें बताया जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये होता है कि सरकार इसके लिए काम करे। तो सहकारिता समिति का प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद जो है 42B को जोड़ा गया है, ठीक है, सॉरी 42 नहीं 43, 43, ओके, 43B को इसमें जोड़ा गया है, राइट। अब हम देखते हैं कि भारत में सहकारिता से संबंधित कौन कौन सा हमारे यहाँ पे आंदोलन हुआ था, ठीक है, सहकारिता से संबंधित। तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, एक आज़ादी से पहले, एक आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले जो पूर्व है वो आंदोलन जो है, ये जो सहकारिता वर्ड है ना, उसकी जो शुरुआत होती है वो होता है यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप के अंदर भारत में जब ब्रिटिशर्स राज कर रहा था, भारत ब्रिटिश की सरकार थी, तो उस समय साहूकार मतलब होता है कि आप जो ऋण लेने जाते हो तो आप बैंक में तो किसान नहीं जाता है, छोटे छोटे किसान, तो वो क्या जाता है, कोई ज़मींदार या आपके गांव में जो धनी व्यक्ति है साहूकार के रूप में, उससे ऋण लेता है। वो उसके बदले मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट महीने का, 15% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, इतने महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट पे इनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इनसे दूर हटने के लिए भारत के जो गरीबों को, किसान को, उत्पीड़न को कम करने के लिए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया था। बाद में जाके इस शब्द को जो पुणे और अहमदनगर, ठीक है, उसके जो महाराष्ट्र है अहमदनगर में, इसको किसान साहूकारों के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया था और अत्यधिक ब्याज जो वसूला जा रहा था उसको कम करने के लिए, हमने पहले ही बताया। उसके बाद फिर सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 अधिनियम लाया गया। कौन कौन सा? दक्कन में कृषि राहत अधिनियम 1879, उसके बाद है भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883, ठीक है, 1883। उसके बाद है कृषक ऋण अधिनियम 1884 में पारित किया गया। तो ये सारे अधिनियम लेके आया गया था। उसके बाद है आप देख सकते हो कि 1909 में क्रेडिट सहकारी समिति का गठन किया गया था। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो गया था, ठीक है। 1904 में आप देख सकते हैं सहकारी संघ समिति अधिनियम बनाया गया था। 1919 में जो अधिनियम है इसके द्वारा भी इसमें काम किया गया था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या होता है। स्वतंत्रता के बाद सहकारी जो है वो हमारे पंचवर्षीय योजना में का एक अभिन्न अंग बना था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना हमने अपनी आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजना को अपना लिया था, तो ये उसमें से एक बना था। उसके बाद है 1958, ठीक है, 58 में राष्ट्रीय विकास परिषद का किया गया था, गठन किया गया था। इसमें सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहकारी विपणन समिति, ठीक है, की स्थापना हुई थी। विपणन समिति मतलब, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। तो इसकी स्थापना हुई थी और सहकारी के लिए एक राष्ट्र नीति की सिफारिश की गई थी। एक राष्ट्र नीति मतलब एक राष्ट्र एक सहकारी समिति का नीति होना चाहिए। उसके बाद 1962 में आके राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का स्थापना हुआ था, जो एक संवैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी। संवैधानिक निकाय के रूप में इसको बनाया गया था, राइट। उसके बाद 1984 में भी इसमें समाज में चीज़ों को लाने के लिए, कानून को समाप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय सहकारी संघवाद को लागू किया गया था। उसके बाद है 2002 में इसको भी एक सहकारी नीति के द्वारा इसको घोषणा कर दिया गया था, ठीक है, इसको घोषणा कर दिया। अब सहकारिता जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इसमें? तो सबसे बड़ी चीज़ें है कि हमारा जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, इसके पास जो हमारे किसान है वो छोटे किसान और सीमांत किसान सीमांत और छोटे किसान ज़्यादा है। तो इनके पास तो उतनी पूंजी है नहीं खेती करने के लिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेते हैं और धन लेते हैं। तो इसमें तो खेती के लिए चाहिए, तो ये राज्य का और नीतियों के लिए पहुंच का अभाव होता है, ठीक है, कि राज्य तक और नीति मतलब कि निजी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा जा सकते। अब कोई छोटा किसान जाएगा बैंक के पास तो बैंक इसको वापस कर देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास उतना प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए ये चीज़ें लाया गया था। उसके बाद है कि ये जो कृषि है, ठीक है, कृषि जो क्षेत्र है उसके राजनीति इनपुट का अभाव होता है। तो इनके साथ जो राजनीति उपभोग है और उपभोक्ता का जो दर है उसकी जो आवश्यकता है उसको पुट करना, मतलब कि अब देखो किसान को तो डायरेक्ट मंत्री से तो पहुंच नहीं है, वहाँ के MP MLA से तो पहुंच नहीं है, वो एक DM के पास भी जाने से डरता है, ठीक है। तो ये जो संघवाद होता है, ठीक है, सहकारी संघवाद जो होता है, सहकारिता, ये इसको पूरा जोड़ पर करके ले जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि गरीबों को एक संगठन प्रदान करता है जो सामूहिक रूप से
एक समाधान, इसको जो भी उनके पास समस्या होता है उसका समाधान करता है। या आपको ऋण लेना हो, बहुत सारी समस्या है, इसको कम करने की बात की जाती है। उसके बाद संघर्ष और सामाजिक जो दूरियां है उसको कम किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो सामाजिक दूरी जो बनी हुई है, ठीक है, और हमारे जो आपस में संघर्ष है इसको भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हम एक जगह मिल के काम करते हैं। उसके बाद है नौकरशाहियों की जो बुराई और राजनीति जो गुटबाजी है उसको कम किया जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है कृषि में जो विकास के लिए जो बाधा है, बाधा को दूर किया जाता है, और लघु और कुटीर उद्योग को भी वातावरण तैयार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलप हो सके। उसके बाद इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आती है, तो पहला जो चुनौती है वो है कुप्रबंधन, मतलब मिसमैनेजमेंट, और हेरा फेरी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, राइट। उसके बाद है यहाँ पे जो अमीर किसान है ना, समानता किसको शोषण करता है, अमीरी किसान आप देखोगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के शीर्ष पद पे होती है, ठीक है। जो शक्ति मतलब सारे पैसे को इकट्ठा करता है, तो इनके द्वारा पुनः तो फिर तो वो चीज़ें हो जाती है ना, हेरा फेरी करके छोटे किसानों पे शोषण करना, वही चीज़ हुआ। तो जिस मकसद से बनाया गया था मकसद तो पूरा हो नहीं पाया, राइट। उसके बाद है जागरूकता की कमी, हमारे यहाँ पे लोगों के पास इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है, नियमों के बारे में, विनियमों के बारे में पूर्ण जागरूकता नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद है प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुँच, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ मतलब गाँवों तक, ठीक है, जो गाँवों तक है ये सहकारिता संघवाद जो सहकारिता वर्ड है ये नहीं पहुँच पाया, ये अभी तक भी शहरों या सेमी अर्बन तक ही पहुँच के रह गया है, ठीक है, रूरल इलाका तक ये नहीं पहुंच पाया, तो ये सबसे बड़ी कमियां हैं इसके अंदर। उसके बाद है कार्यात्मक क्षमता की कमी, कार्यात्मक क्षमता मतलब इनके पास किसी के पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं होता, परीक्षण की पास नहीं रहता है, जिससे क्या होती है कि सही से ये क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। अब आगे की राह क्या करना चाहिए, देखिए अब जो डिजिटली एरा चल रहा है, तो डिजिटली एरा में क्या है कि बहुत सारे डिजिटली फील्ड उभर के सामने आ रही है, तो अब हमको क्या करना है, सरकारी जो समिति जो है उसकी भूमिका को और ज़्यादा मतलब कि प्रचलित करना चाहिए और विस्तार करना चाहिए, सभी क्षेत्रों को इसमें विस्तार करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोग आ पाए। सरकारी तो जो सिद्धांत है उसको गुणनाम जो रखने की ज़रूरत है, ठीक है, जो एकजुटता के साथ रह सकते हैं, ओके, और समस्या को हल किया जा सके, और नियमों को सख्त और क्रियान्वयन करना चाहिए। सरकार को भी ये इसमें क्या चीज़ें हो रही है इसको बार बार क्या करवाना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं है कि बड़े किसानों के द्वारा छोटे किसान पे शोषण हो रही है, ऐसे मिसमैनेजमेंट तो सारी चीज़ें नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को करना चाहिए और समिति को जो मजबूत करना चाहिए, जिससे कि किसान के साथ साथ बाजार तक भी संपर्क में लाया जाए, बाजार को, ये जो बिचौलिया है, बिचौलिया के रोल को ख़त्म करके किसानों को एग्जैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रदान करना चाहिए, राइट। तो इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये रोहिणी आयोग से संबंधित है, ये रोहिणी आयोग का इंतजार खत्म हुआ, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये जो रोहिणी आयोग है, ये जो ओबीसी वर्ग है, ठीक है, इनकी जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी वर्ग को, इसमें क्या है कि ओबीसी के अंदर बहुत उपजाति आते हैं, ये इसमें ये हुआ था कि ओबीसी में भी ना कुछ जो ऊपर के जाति थे, ठीक है, उनको ही इसका लाभ मिल पाया, लेकिन नीचे की जो जाति है एक्चुअली जिसको मिलना चाहिए उस तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाया, राइट। तो ये इसी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जस्टिस जी रोहिणी के अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था, जो उपजातियों को वर्गीकृत किया जाए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें लेके आया गया है, ठीक है। अब इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी कर देंगे, ठीक है, काम हो चुका है और 31 मार्च को ये रिपोर्ट अपना पेश करेंगे। तो आपके लिए बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ वो किससे संबंधित है, तो ओबीसी से संबंधित है, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि परिसीमन आयोग का भी चीज़ें बताया जा रहा है कि ये इंतजार खत्म हुआ। तो अब हम चीज़ें देखते हैं कि परिसीमन आयोग के बारे में। देखिए परिसीमन आयोग से जानने से पहले हम परिसीमन वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए जैसे आपके यहाँ पे ज़मीन होता है, राइट, आपके घर में एक ज़मीन है, अब आपका 3 भाई हो आप या 4 भाई हो, 3 भाई हो, तो आपकी जो इतनी लैंड है, इतनी ज़मीन है, उसकी तो बंटवारा होगी ना, ऐसे तो बांटा जाएगा कि कोई हिस्से में ये इनको, ये इनको, ये इनको। तो ये जो बंटवारे का काम होता है तो हमारे यहाँ पे तहसीलदार या जो अमीन होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। उसी तरह से लोकसभा या राज्य विधानसभा के जो सीट होते हैं, ठीक है, क्षेत्रों को बंटवारा किया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है परिसीमन, ओके। राज्य और विधानसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के जो चुनाव का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए आपका चुनाव का क्षेत्र ये हुआ, जैसे किसी का चुनाव का क्षेत्र वाराणसी है जहाँ से मोदी जी पीएम है,
तो इस क्षेत्र को तो निर्धारित किया गया ना, इसका बाउंड्री यहाँ तक लगता है, इसके बाद दूसरा क्षेत्र चालू हो जाएगा। तो इसका जो निर्धारण का काम करता है वो करते हैं परिसीमन आयोग, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहाँ पे विधानसभा है, तो वहाँ पे ये परिसीमन आयोग काम कर रही है, ओके। इसका उद्देश्य ये होता है कि समय के जनसंख्या जो है, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार ही सीट का बंटवारा होता है। तो जनसंख्या में बदलाव के साथ साथ सभी व्यक्तियों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए ये परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। क्योंकि यदि जनसंख्या के आधार पे मान लीजिए कि 1 लाख जनसंख्या पे एक क्षेत्र होगा, अब 10 साल के बाद तो इसमें जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो इसमें तो परिवर्तन करना होगा, तो इसी चीज़ के लिए परिसीमन का आयोग बनाया जाता है। उसके साथ साथ अनुसूचित जो जाति और जनजाति है, ठीक है, अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं उनके सीट आरक्षित होते हैं, उनको सीट आरक्षण निर्धारित किया जाता है। ये भी काम किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन के आयोग के द्वारा, कि ये सीट पे सिर्फ और सिर्फ SC और ST के लोग ही क्या होंगे, चुनाव लड़ पाएंगे, ओके। उसके बाद हम परिसीमन आयोग के बारे में देखते हैं। परिसीमन आयोग पहले जो था उसको सीमा आयोग बोला जाता था, बाद में इसको नाम बदल के परिसीमन आयोग किया गया है। इसके संसद के द्वारा इसमें संविधान अनुच्छेद 82 के तहत इसको जोड़ा गया है परिसीमन आयोग को। परिसीमन आयोग का जो गठन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, नियुक्ति, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद है अन्य सदस्य भी है, अन्य सदस्य में आप देख सकते हो वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, असंबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, और सहयोगी जो मेंबर होते हैं वो भी सहयोगी मेंबर इसमें रहते हैं, ठीक है। तो हमने चुनाव आयोग से संबंधित देख लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमने नहीं देखा, इस पेज में नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर एक आर्टिकल है, नीचे होगी, नीचे इस पेज के अंदर ये पॉलिटिक्स वाला है, इसको हटाइए, ठीक है। देखिए एडिटोरियल, देखिए आप लोग बहुत जन करते हैं कि एडिटोरियल डिस्कशन सही से करिए, मैं वही चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये जो एडिटोरियल है ये पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। ये भी दूसरा चरण चालू होने वाला है, तो अभी तो ये भी हमें अभी पढ़ने की लायक की नहीं है, ओके। उसके बाद है ये भी आर्टिकल पढ़ने लायक नहीं है, कांग्रेस का इतना दुर्भाग्य क्यों हो रहा है, हमें क्या पता, वो राहुल गांधी सोचेंगे और सोनिया गांधी सोचेंगे, हमें नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद है एक जो आर्टिकल है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि फ़ायदेमंद है नदी जोड़ो परियोजना, ओके। ये राइटर के द्वारा इसलिए बताया जा रहा है कि विश्व की 18% जो आबादी है, ठीक है, वो भारत में रहती है, 18% आबादी, राइट, और इसको 4%, ठीक है, 4% पानी के साथ, मतलब आपके पास 4% पानी है और 18% आप रहते हैं, तो आपको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, इसके लिए नदी जोड़ो जो परियोजना है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम डीप में डिस्कस करते हैं नदी जोड़ो परियोजना के बारे में, राइट। इसको आप GS पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हैं, GS पेपर 1 से भी इसको भूगोल से लिंक किया जा सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी से। पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि ये है कि नदी जोड़ो परियोजना जो है वो वर्ष 2019 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, इंजीनियर जो थे थॉमस कॉटन जो थे उनमें उन्होंने ये चीज़ें रखा था, ठीक है, आज़ादी के पहले, ओके। उसके बाद आज़ादी के तुरंत बाद 1960 में तात्कालिक जो केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री थे KL राव, इन्होंने भी गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। किस नदी को? गंगा और कावेरी। मैं आपको पहले इतिहास दिखाना चाहता हूँ कि पृष्ठभूमि इसका क्या है, ये योजना को लाने का, ओके। उसके बाद है 1982 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन करते हैं, ठीक है, इसकी एजेंसी का गठन करते हैं। उसके बाद 2002 में मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पे फैसला सुनाते समय ये बताया था कि इस योजना को शीघ्र पूरा करने को कहा था। कौन सी योजना को? नदी जोड़ो परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा था। केंद्र ने कहा था कि 2003 तक आप इस योजना का रूपरेखा तैयार करिए और 2016 तक आप इस योजना को क्या करिए, असली में जमा का पहचान करके इसको योजना को आप इम्प्लीमेंट करना चालू करिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हमारे जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने सुंदर प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी की गठन की। इस टास्क फोर्स कमेटी ने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट जो है 5,60,000 जो करोड़ रुपया आपको इसमें लागत रहेगा इसके अनुमति के लेके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ा। 2012 में इसमें परियोजना पे चर्चा हुई,
उसके बाद 2016 में जो पर्यावरण की जो मंत्रालय है उनके द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई। उसके बाद है केन बेतवा लिंक परियोजना शुरुआत हुई। केन बेतवा लिंक परियोजना शुरुआत हुई, सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की कवायद शुरू होगी। तो देखिए क्या होता है कि बड़ी नदियाँ हैं उसको अपने छोटी नदियाँ से, इस नदी को इस नदी से, इस नदी से इस नदी से, इससे क्या होता है कि सभी नदी के पास बराबर की करके पानी चला जाए, ये नहीं कि ये नदी सुखाड़ के कारण सूख गया। तो ये सारी चीज़ें बताया गया है। उसके बाद है वर्तमान में आप देख सकते हो कि बिहार के जो नेपाल है, नेपाल जो क्षेत्र है बिहार, वो बाढ़ आने के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पे जो कोसी नदी है वो बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा क्या आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। इसको नुकसान को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई गई। उसके बाद है बांग्लादेश में जितने भी नदी है उसके द्वारा इसमें नदी को जोड़ने की बात की गई, 60 नदियों को करीब, ठीक है। उसके बाद है गंगा नदी जो है जैसे महत्वपूर्ण बड़ी नदियों को इसमें शामिल किया जाएगा। और जो इसके में क्या किया गया है कि कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा है, जो पर्यावरण की जिसको जो सोचते हैं उनको लेके, उनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। इससे मध्य प्रदेश में भी पर्यटन का स्थल उज्जैन जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा, नर्मदा नदी को जोड़ा गया है, ठीक है, जिससे लाभ पहुंचा है। उसके बाद हम देखते हैं साथ ही केन बेतवा जो नदी परियोजना है वो सरकार ने कोई प्राथमिकता पे रखा है। अब इस योजना का लाभ देखते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना का लाभ क्या है। पहला चीज़ है इससे कि पीने योग्य जो पानी है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पे जो पीने योग्य पानी है उसकी समस्या खत्म होगी। उसके बाद है आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा होगा। आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा किस तरह से होगा, यदि नदी जोड़ो परियोजना होती है तो हमें सिंचाई जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है। सिंचाई का जो चीज़ें ज़्यादा हो पाएगी, या किसानों को जो सिंचाई करना पड़ता है उस पर जो लागत आती है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद एक है कि हम ऊर्जा मतलब जल ऊर्जा को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। नहरों को विकास किया जा सकता है। उसके बाद है परिवहन जो होता है, नौ परिवहन, ठीक है, जो परिवहन का जो जल के द्वारा जो परिवहन किया जाता है उसकी लागत कम होती है, तो हम इसको भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है टूरिज्म हॉटस्पॉट जो होता है उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद है बड़े पैमाने पे वन करना, मतलब नदी के साथ पास यदि पानी रहेगा तो वन का भी बढ़ावा होगा, वन भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद है भूमिहीन जो किसान है उसकी रोजगार जो है उसका रोजगार का अवसर इसके अंदर प्राप्त होगा, राइट। कैसे रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, यदि परियोजना आती है, कोई चीज़ें इसमें लागू होती है तो यहाँ पे वो चीज़ें शामिल हो जाता है। अब देखते हैं परियोजना से संबंधित समस्या। अब चुनौती क्या क्या आ सकती है। नदी जोड़ो जो परियोजना है उसके लेके कुछ आलोचना का कहना है, यह परियोजना जो है ना विसंगता युक्त जल जो विज्ञान है और जल का जो प्रबंधन है उसकी पुरानी समझ के आधारित है। पुरानी समझ पे है, भैया टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप आगे बढ़ो, ये जो योजना है इसमें साथ में आप जोड़ते हो, ये जोड़ने की बात नहीं होती है, ठीक है। हमें पहले यह जानना होता है कि जल प्रबंधन वह कौन सा विचार है जिसकी परियोजना पे आधारित है। तो पहले आप ये थिंक बताइए कि किसके थिंक पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो जो उद्देश्य है हिमालय अप्रायद्वीपीय नदी को नहर के साथ जोड़ने का, नेटवर्क तक पहुँचाने का। तो खुद इस नदी में अधिशेष जो है ना वाली जो नदी है वो जल इस नहरों के नेटवर्क में नदियों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जल का स्तर निम्न रहता है, ठीक है। तो ये जल का स्तर खुद निम्न हो जाता है। उसके बाद एक रिसर्च हुआ था, इस रिसर्च के द्वारा ये कहा गया था कि नदी में जल की अधिशेष मतलब कि बचत जो है ना वो खुद 10% कम है। तो आप जोड़ के क्या करोगे, उस नदी को खराब करोगे क्या जो अभी वर्तमान में है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है पर्यावरणीय चिंताएं जताई गई थी कि इसके साथ साथ क्या होगा कि बहुत सारी नदी को जोड़ा जाएगा तो इसमें पर्यावरण का भी नुकसान होगा, वन भी कटा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। ये सारी चीज़ें जिसमें आप देख सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप एक का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे करिएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा भी एक राज्य नदी बहती है तो केन बेतवा परियोजना के लिए, तो इसके लिए भी हमारे जो मंजूरी थी वो बहुत लेट से मिली है, राइट। इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां और आ जाएगी। जब आप इस तरह का करेंगे तो कौन कितना पानी लेगा। आप देखते हो कि हमारे यहाँ पे जो प्रश्न जो उठ जाता है ना, वर्तमान में भी प्रश्न उठता है कि अब कृष्णा नदी का पानी कर्नाटक को कितना जाना चाहिए और तमिलनाडु कितना लेगा। ये सारी चीज़ें समस्या आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जल विवाद, जल निकाय जो सुझाव है इसकी अपेक्षा की जाती है। आगे की राह में ये बताया जाता है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है और हमारे यहाँ पे हाल ही में जो समस्या आएगी, तो इस तरह से जो जल परियोजना जो जुड़ा जाएगा तो हम इस पे काम कर सकते हैं। लोगों तक क्या कर सकते हैं कि
लोगों तक सामने चीज़ें पहुंचा सकते हैं, जिसमें राइटर भी बता रहे हैं कि 18% को 4% जो हमारी पानी है उसको 18% तक पहुंचाने के लिए ऐसी परियोजना पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया डीप में। चलते हैं आप हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पेज में ये आर्टिकल है कि एक देश एक चुनाव। तो आप इससे पहले जो आर्टिकल था आज शनिवार का, सॉरी शुक्रवार, ओके, शुक्रवार का जो आर्टिकल था उसको आप देखिए, उसमें मैंने एक देश एक चुनाव डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहाँ से आप देख के इस आर्टिकल को कवर कर सकते हो। तो वहाँ पे आप डिटेल में जाइए, शुक्रवार का आर्टिकल देखिए। शुक्रवार आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है, उसका लिंक जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें जाके आप वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर ये वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पे भी मैं वहाँ पे लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वन नेशन वन चुनाव का इलेक्शन का जो थॉट है मैंने वहाँ पे डेवलप कर दिया है, डिस्कस। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है आज, ठीक है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से ना ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। आपको पता है कि ग्लेशियर पिघलेगा तो ये पानी का रूप लेगा, और पानी का रूप लेके कहाँ पे जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो समुद्र से जो सटा हुआ जो हमारा लैंड है, ठीक है, उसकी समुद्र की स्तर बढ़ेगी तो यहाँ पे चीज़ें समस्या आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन का एक कारण है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो बर्फ़ पिघलेगा। तो टेम्परेचर जो बढ़ना है यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं। आप उसको इन एंगल से करिए कि आप इस एंगल से आप न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए, आप वीडियो फॉलो मत कीजिए रोज़, वो चलेगा, लेकिन आप एक तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, राइट। या आप फॉलो रेगुलर करेंगे तो आपको एक अलग एस्पेक्ट निकल के आ जाएगा। जो दो हिंदू का जो हमारा कंटेंट होता है ना, उस तरह से हम चाहते हैं कि आपके पास डिस्कस करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।